हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, योर बायोलॉजी मेंटर। और बच्चों, आज के संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का ये सेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक वर्ड की जिसका नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है बच्चों? तो हमें पता है कि नेफ्रॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, यानी कि किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। और जैसा कि हमें पता है कि किडनी का कार्य क्या होता है, किडनी का फंक्शन क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो नेफ्रॉन जो होता है वो यूरिन फॉर्मेशन का यानी कि मूत्र निर्माण का काम करता है। चलो बेटा, बात करते हैं कि ये क्या होता है। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। और काम क्या करती है? तो ये यूरिन फॉर्मेशन का काम करती है। मूत्र निर्माण का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है। अगर हम लोग बात करें एक किडनी के अंदर कितनी नेफ्रॉन पाई जाती है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, मतलब अराउंड 300 नेफ्रॉन जो होती हैं वो एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, यूरिन फॉर्मेशन करती है। अब यहां पर देखना बच्चों, इस नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है यहां पर मैलफिजियन टिब्यूल या मैलफिजियन बॉडी जिसे कहा जाता है, मैलफिजियन बॉडी। और दूसरा पार्ट इसके अंदर पाया जाता है रीनल टिब्यूल्स। दूसरा क्या प्रेजेंट होता है? रीनल टिब्यूल्स होता है। अगर मैं बात करूं यहां पर किसकी बेटा? मैलफिजियन बॉडी की, तो मैलफिजियन काय के अंदर दो चीजें सम्मिलित होती हैं। पहली चीज जो होती है वो होती है बोमेन्स कैप्सूल। पहला होता है बेटा बोमेन्स कैप्सूल, यानी कि बोमेन संपुट पाया जाता है। और दूसरा होता है ग्लोमेरुलस पाया जाता है। अगर मैं बात करूं रीनल टिब्यूल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती है, तो इसके अंदर पाई जाती है पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। उसके बाद में आती है हेनलेज लूप इसके अंदर पाया जाता है। और हेनलेज लूप जो होता है वो दो भागों के अंदर विभाजित होता है। एक होता है असेंडिंग लूप और दूसरा कहलाता है डिसेंडिंग लूप, यानी कि अवरोही भुजा, डिसेंडिंग लूप कहते हैं। पीसीटी और हेनलेज लूप के बाद में जो तीसरी संरचना इसके अंदर सम्मिलित होती है वो होती है डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। यहां पर बेटा इंपॉर्टेंट नोट डाल करके लिख लेना कि कलेक्टिंग डक्ट जो होती है, संग्रहण नलिका जो होती है, वो नेफ्रॉन का भाग नहीं होती है। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का भाग वो कतई नहीं होती है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ी गलती जो है वो यही आप लोग करते हो, जहां पर ये लिखा हुआ होता है कि इनमें से कौन कौन से नेफ्रॉन के भाग है, तो आप इस कलेक्टिंग डक्ट को यानी कि संग्रहण नलिका को भी नेफ्रॉन का भाग समझ लेते हो, जो कि नहीं है। चलो स्टूडेंट्स, बनाते हैं हम लोग नेफ्रॉन की संरचना। तो यहां पर देखना, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इधर की तरफ ये बोमेन संपुट पाया जाता है। और ये किसको घेरते हुए पाया जाता है? तो यहां से आती है एफरेंट आर्टेरियोल जो होती है वो केशिकाओं का गुच्छा बनाती है और इससे बाहर निकलती हुई पाई जाती है इफरेंट आर्टेरियोल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लोमेरुलस होता क्या है, तो ग्लोमेरुलस स्टूडेंट्स केशिकाओं का गुच्छा होता है, बंच ऑफ कैपिलरीज जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है और उसी ब्लड के अंदर पाई जाती है यूरिन को बनाने वाले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो यहां से छन करके चीजें इस बोमेन्स कैप्सूल में आती हैं और उस छनी हुई चीजों को कहा जाता है फिल्ट्रेट। बोमेन्स कैप्सूल के बाद में यहां पर ये कुंडलित नलिका होती है जिसे हम लोग कहते हैं पीसीटी, जो नीचे की तरफ जाती हैं और हेनलेज लूप का निर्माण करती हैं। नीचे की तरफ जाती हुई हेनले लूप थोड़ी सी ब्रॉड होती है, उसके बाद में थोड़ी सी वापस से थिन हो जाती हैं और ये क्या बना देती हैं? ये बनाती हैं बच्चों असेंडिंग लिम्ब। क्या बनाती हैं? ये असेंडिंग लिम्ब यहां पर बना देती हैं, जो वापस से ये डीसीटी के अंदर निकलती हैं। डीसीटी से होते हुए किसके अंदर खुल जाती हैं? ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुल जाती हैं। और कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो हम लोग बनाते जरूर हैं, पर वो नेफ्रॉन का भाग नहीं होता है। स्टूडेंट्स, जल्दी से हम लोग इसे मार्क कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो इसे याद करते समय। तो ये क्या होती है? ये एफरेंट
आर्टरी होती हैं, जो याद रखना एफरेंट आर्टरी तो होती है बट ये ब्रॉड होती है, और यहां पर ये नीचे की तरफ क्या पाई जा रही है, ये इफरेंट आर्टरी होती है। किससे निकलती हुई पाई जाती है बेटा, तो ये ग्लोमेरुलस से निकलती हुई पाई जाती है, और ये जो ग्लोमेरुलस है ये क्या होता है, याद रखना है बेटा कि ये ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, यानी कि केशिकाओं का गुच्छा होता है। इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। यहां पर आ जाता है बोमेन्स कैप्सूल, ये है बेटा बोमेन्स कैप्सूल, और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर याद रखना विशिष्ट प्रकार की छन्ने के लिए कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे कहा जाता है पोडोसाइट सेल्स। अगर मैं छन्नी की बात करूं, यानी कि इन दोनों के बीच में जो छन्नी होती है वो 3 परतों की बनी हुई होती है बेटा। कौन कौन सी, पहली परत तो ये हो गई यानी कि ग्लोमेरुलस के एंडोथीलियम सेल्स, दूसरी परत हो जाती है इन दोनों के बीच में पाई जाने वाली आधारी कला यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरी लेयर हो जाती है इस बोमेन्स संपुट की सबसे बाहरी भित्ति, जिसे कहा जाता है एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स संपुट। तो छन्नी जो है वो 3 परतों की बनी हुई होती है, 1 परत, 2 परत, और यहाँ पर आ जाती है 3 परत, जिससे चीजें छन करके यहाँ पर बोमेन संपुट में आती है। बोमेन संपुट में आने के बाद में उस फिल्ट्रेट यहां पर जो आ गया उसे कहा जाता है फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट पीसीटी से होते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, बट ये याद रखना कि पीसीटी में से सबसे ज्यादा वापस से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, वापस से चीजें जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाती है यहां से जो जरूरत वाली। अब देखो बेटा छन करके तो बहुत सारी चीजें आएंगी, बट क्या सभी चीजों को हम लोग यूरिन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, उसमें से हमें वापस से वाटर को एब्जॉर्ब करना होगा, वापस से ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड्स को, बहुत सारे आयंस ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन सब पदार्थों का पुनः अवशोषण हो जाना चाहिए, जो सबसे ज्यादा कहां से होता है, इस पीसीटी में से होता है। ये वाली लिम्ब कौन सी होती है, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले होती है, डिसेंडिंग लिम्ब जिसे कहा जाता है। ये क्या होता है, ये लूप ऑफ हेनले होता है। यहां पर ये ऊपर जाती हुई जो संरचना है इसे हम लोग कहते हैं असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब इसे कहा जाता है, जो खुलती है यहां पर कुंडलित नलिका के अंदर, जिसे कहा जाता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल से जब फिल्ट्रेट यहां पर आता है तब इसे कहा जाता है यूरिन, और यहां पर इस नलिका को कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट, जिसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स की डीसीटी आकर के खुलती है। याद रखना बच्चों कि यूरिन जो होती है वो कंसंट्रेटेड बनती है, डाइल्यूट नहीं बनती है, और कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए एक मैकेनिज्म चलता है जिसे कहा जाता है काउंटर करंट ऑफ मैकेनिज्म, और काउंटर करंट ऑफ मैकेनिज्म की वजह से यूरिन हमेशा कंसंट्रेटेड ही बनती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है किसका, नेफ्रॉन का, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे लेकर के जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो मैंने सबके सब आप लोगों के साथ में साझा करती है। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन के अंदर, तब तक स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो इन द सेशन। थैंक यू।